Hello everyone, I hope you're all doing good. So, we come back again now to this second class that has been a part of the ongoing series that I have launched. And here today we will start with the domestic indexes and reports current affair, which will be covered through a factual approach for the prelims exam. Now, friends, as far as this idea here is concerned, the objective is to give you a fact centric approach so that the old current affairs can help you get some questions clicked in the prelims. I already have a current affair program which is through a workbook that I teach, and the workbook is basically based on 6 newspapers. And on a monthly basis, I provide this coverage of 6 newspaper based workbook based classes free of cost to all the students. The workbook is available on my Telegram channel here, and you can access the classes free of cost on the Unacademy app using the code Pavneet IAS Live. So these classes will help you to cover the current affairs starting from May onwards, which we have done. और पुराना वाला जो करंट है वो हम फैक्ट फाइल के थ्रू एक फैक्ट सेंट्रिक अप्रोच रख के कवर करने की कोशिश करेंगे. तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डोमेस्टिक इंडेक्सेस से एंड रिपोर्ट्स जो हैं, जो एक तरीके से थोड़ा इम्पोर्टेंट हैं. प्रीलिम एग्ज़ाम में एक तरीके से सवाल आते हैं. तो सबसे पहला आपको एक ये याद रखना है, मतलब फ्रॉम ऑल रिपोर्ट्स मैंने क्या करा, कोशिश करी है कि जितनी रिपोर्ट्स हो पाए हम लोग कवर कर लें ताकि कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिल जाए. तो थोड़ी इंपॉर्टेंट भी होंगी, कई रिपोर्ट्स ज़्यादा आपके पर्सपेक्टिव से मेरे पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं भी होंगी, लेकिन करते जाइएगा, रनिंग नोट्स बनाते रहिए ताकि कल को कुछ भी एग्ज़ाम में आए. देखिए, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं वो आप भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता, क्योंकि हम लोग को यूपीएससी के मेंबर्स और चेयरमैन तो नहीं है. हमारा काम है कि अगर कुछ न्यूज़ में है हम उसको पढ़ेंगे, और अगर न्यूज़ में वो सिलेबस से रिलेटेड है तो उसको हम लोग करेंगे. तो उस ऑब्जेक्टिव से ये रिपोर्ट्स वगैरह जो हैं इनको अच्छे से आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है जी. अच्छा, एक स्टार्ट करते हैं छोटी सी रिपोर्ट से जिसका नाम है नेशनल फ्रेट इंडेक्स. तो ये नेशनल फ्रेट इंडेक्स एक तरीके की रिपोर्ट है जो लॉजिस्टिक्स के रिलेटेड होती है, और ये रिपोर्ट बताती है बेसिकली कि फ्रेट मूवमेंट का क्या स्टैंडर्ड्स रहे हैं, क्या प्रैक्टिसेस रही हैं. और ये रिपोर्ट बेसिकली जो है एक तरीके से एक स्टार्टअप है जिसका नाम है रिवीगो. ये याद रखिएगा कि ये रिवीगो करके एक स्टार्टअप कंपनी है जो ये रिपोर्ट को पब्लिश करती है. तो कहीं से भी ये रिपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से पब्लिश नहीं की जाती, और क्योंकि ये सरकारी रिपोर्ट नहीं है, कल को अगर वो कंफ्यूज करेगा, आपको बोलेगा कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट है ये पब्लिश करता है, तो ये याद रखिए कि कोई मिनिस्ट्री ऐसी नहीं है, ठीक है. तो कंफ्यूज नहीं होंगे, वहाँ पे एग्ज़ाम में गलत नहीं करेंगे. छोटी सी रिपोर्ट थी. फिर एक रिपोर्ट है डेवोल्यूशन रिपोर्ट. तो नाम से ही आप समझ रहे हैं कि ये पावर से रिलेटेड है, और थोड़ी सी पुरानी रिपोर्ट है, बट क्योंकि इम्पोर्टेंट है मैंने कहा करा देता हूँ. 2015-16 में ये आई थी. तो ये बेसिकली जो है अगेन कोई सरकारी रिपोर्ट नहीं है, ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज जो टिस है मुंबई में, उन लोगों ने ये रिपोर्ट निकाली है. और ये टिस जो मुंबई है उसमें उन्होंने जो ये रिपोर्ट निकाली है, ये बेसिकली क्या करते हैं कि ये इस रिपोर्ट में, डेवोल्यूशन रिपोर्ट में एनालाइज करते हैं कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया के, पीआरआईज, तो उनका ओवरऑल पावर स्ट्रक्चर क्या है, कितना उनको पावर डेवोल्यूशन किया गया है, कहाँ कहाँ पावर डेवोल्यूशन करने की ज़रूरत है. क्योंकि देखिए हर स्टेट का एक अलग मॉडल होता है पंचायती राज का. तो अलग मॉडल होने के कारण क्या हो रहा है वहाँ पे कि एक स्टैंडर्डाइज्ड पावर स्ट्रक्चर डेवोल्यूशन का नहीं है. तो ये अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग नीड्स को आइडेंटिफाई करके एक रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं पंचायती राज मिनिस्ट्री को. तो ये रिपोर्ट पंचायती राज मिनिस्ट्री को दी जाती है, ये याद रखिएगा. और अगेन ये मिनिस्ट्री प्रिपेयर खुद नहीं करती है, ये टिस जो है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, ये मुंबई में जो संस्था है वो प्रिपेयर करके सरकार को रिपोर्ट देती है. तो ज़रा बस इस फैक्ट को याद रखिएगा. अच्छा, एक रिपोर्ट है इंडिया डिजिटल वेलनेस रिपोर्ट. ये काफ़ी इम्पोर्टेंट थी. तो इंडिया डिजिटल वेलनेस रिपोर्ट जो है ये एक बेसिकली सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसका नाम है नॉर्टन लाइफलॉक, उसने निकाली है. तो ये फिर वही आपको याद रखना दोस्तों कि प्राइवेट संस्था की रिपोर्ट है, सरकार की नहीं है. और इंडिया डिजिटल वेलनेस रिपोर्ट ये बेसिकली क्या करती है, ये एक तरीके से ये स्टडी करती है कि जो डिजिटल पेमेंट आर्किटेक्चर है इंडिया में, वो डिजिटल पेमेंट आर्किटेक्चर में लोगों का कितना वल्नरेबिलिटी है फ्रॉड पे. देखिए, इंडिया आज की डेट में आप सब लोग जानते हैं कि एक नया कंट्री है जो डिजिटल पेमेंट्स को एक्सपेरिमेंट कर रहा है. हमारी कंट्री में डिजिटल पेमेंट 2016 में डीमोनेटाइजेशन की एक्सरसाइज के बाद एकदम अग्रेसिवली स्टार्ट हुआ.
उससे पहले भी था लेकिन उसका यूसेज कम था। तो डीमोनेटाइजेशन से हम लोग कहते हैं कि कहीं ना कहीं एक डिजिटल पेमेंट आर्किटेक्चर को पुश मिला। बट जैसे ही वो डिजिटल पेमेंट आर्किटेक्चर को पुश मिला तो एक तरीके से वल्नरेबिलिटीज़ भी बढ़ गई। और वल्नरेबिलिटी इसलिए बढ़ गई क्योंकि क्या होता है कि आज की डेट में जो ऑनलाइन फ्रॉड्स हैं, खास करके जैसे कि आपको मोबाइल पे एसएमएस आता है ओटीपी चेंज करने के लिए और ये सब जो आते हैं, ये एक तरीके से लोगों को वल्नरेबल बना रहे हैं। तो ये जो रिपोर्ट है ना, ये इंडिया डिजिटल वेलनेस रिपोर्ट, ये स्टडी करती है कि डिजिटल पेमेंट को यूज़ करने के टाइम पे लोग उससे कितने वल्नरेबल हो रहे हैं। तो इट इज़ अ रिपोर्ट दैट स्टडीज़ द वल्नरेबिलिटी एस्पेक्ट। तो ये पॉइंट ज़रूर याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो इंडिया डिजिटल वेलनेस रिपोर्ट में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कल को क्या होगा ना, मैच द फॉलोइंग सवाल अगर आएगा तो मैच द फॉलोइंग सवाल में ध्यान जरूर रखिएगा इस चीज़ का, क्योंकि वो कई बार क्या करता है, नेम ऑफ द रिपोर्ट देता है और ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिपोर्ट देता है, ठीक है। ईयर में आपको फिर भी ऐसे ही बताता जा रहा हूँ कि कल को अगर पूछ ले, देखिए कल को यूपीएससी किस नशे में सवाल बना दी है हम भी नहीं जानते। तो ईयर फिर भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एज पर द पास्ट ट्रेंड ऑफ द क्वेश्चन। बट हाँ, रिपोर्ट का नेम और उसका ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल काफ़ी कॉमन रहता है, ठीक है जी। अच्छा, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो बहुत क्रूशल रिपोर्ट है वो है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। ये 2019 की है, ठीक है। ये एक कोलैबोरेटिव रिपोर्ट है जो बनाई जाती है कोलैबोरेशन विद टाटा ट्रस्ट, एक संस्था हो गई नंबर 1। नंबर 2 सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, ये दूसरी संस्था हो गई। तो ये भी एक तरीके से एनजीओ स्पेसिफिक, प्राइवेट सेक्टर स्पेसिफिक रिपोर्ट है। कॉमन कॉज, ये भी एक एनजीओ है। साथ में इसके आ जाता है कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव जो है, CHRI। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, ये एक तरीके से इन्होंने एक ऐसी रिपोर्ट बनाई है जिसमें इन्होंने ये रैंकिंग करी है स्टेट्स की इंडिया में ऑन द बेसिस ऑफ जस्टिस डिलीवरी, ठीक है। तो ये पॉइंट ज़रूर याद रखिएगा दोस्तों कि जस्टिस डिलीवरी के ऊपर इन्होंने एक रैंकिंग करके एक रिपोर्ट प्रिपेयर करी है। और इन्होंने ये एनालाइज करने की कोशिश करी है कि भाई कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर जस्टिस डिलीवरी आज की डेट में सबसे ईजीली प्रोवाइड की जाती है लोगों को। तो इस रिपोर्ट में जो है ये पाया गया है कि महाराष्ट्र स्टेट जो है वो आज की डेट में नंबर 1 पे पोजीशन पे पाया गया था 2019 में। और रिपोर्ट जो है बेसिकली ये डेटा जो गैदर करती है, ये याद जरूर रखिएगा दोस्तों कि ये पब्लिकली अवेलेबल डेटा यूज़ करती है। तो जो डेटा सरकार डिस्क्लोज़ करती है उस डेटा को ये लोग यूज़ करते हैं। और बेसिकली जो डेटा होता है वो पुलिस का होता है, जुडिशरी का होता है, प्रिजन्स का होता है और कोर्ट्स का होता है। तो ये सारे डेटा का एनालिसिस कलेक्टिवली करके, ये चारों पिलर्स का एनालिसिस कलेक्टिवली करके ये रिपोर्ट बनाई जाती है। और इसमें ये चीज़ें देखी जाती हैं, फॉर एग्जांपल कि जैसे कि पिछले 5 सालों में हर स्टेट में जो भी स्टेट्स आइडेंटिफाई किए गए, 18 स्टेट्स यहाँ पर थे जिनका आइडेंटिफिकेशन किया गया, उनमें से महाराष्ट्र नंबर 1 आया। तो उन 18 स्टेट्स में ये देखा गया कि पिछले 5 सालों में इन स्टेट्स में इनके क्या क्या परफॉर्मेंसेस थे ऑन फैक्टर्स और पैरामीटर्स, लाइक फॉर एग्जांपल कि भाई जस्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है वहाँ पे, कोर्ट्स की स्थिति कैसी है, फिर ह्यूमन रिसोर्स ऑफ द पुलिस, जुडिशरी, प्रिजन्स, कोर्ट्स वो कैसे हैं, कितने फ्रेंडली हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें पैरामीटर टेस्ट किया गया वो था डाइवर्सिटी फैक्टर ह्यूमन रिसोर्स का, कि ह्यूमन रिसोर्स जो ये सेवाएं प्रोवाइड कर रहा है वो कितनी डाइवर्स है, उसमें SCs की मात्रा, STs की मात्रा, OBCs की मात्रा कितनी है। इससे ये पता चल जाता है कि एक तरीके से कितना इंक्लूसिव सिस्टम हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको ज़रूर याद रखनी है। फिर ऑब्वियस ही बात है वर्कलोड, केस पेंडेंसी, तो ये सारे तो कॉमन फैक्टर्स हैं। तो इनके बेसिस पे ऑब्वियस ही बात है स्टडी की ही जाती है हमेशा। तो ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इंडिया जस्टिस रिपोर्ट है। पर प्लीज़ याद रखिएगा कल को वो कंफ्यूज करने के लिए आपको केवल ये बोल देगा कि देखिए इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का है और ये बनाया लॉ मिनिस्ट्री ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ। तो ये दोनों पॉइंट गलत है, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको ये संस्थाओं के नाम लिखवा दिए, सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, कॉमन कॉज, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव एंड टाटा ट्रस्ट। ये चारों हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लीजिएगा, इनमें गलती नहीं करनी है, ठीक है। अच्छा, अब आता है कि भाई एक इंडेक्स है जिसका नाम है चाइल्ड वेलबींग इंडेक्स।
अच्छा, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज करने के लिए यूपीएससी आपको क्या बोलेगा, वो ये बोलेगा कि चाइल्ड वेलबींग इंडेक्स नीति आयोग ने बनाया, क्योंकि हमारा एक कॉमन परसेप्शन रहता है जब भी हम कोई इंडेक्स पढ़ते हैं कि इंडेक्सेस बेसिकली नीति आयोग बनाती है, लेकिन सरप्राइजिंग बात दोस्तों ये है कि ये नीति आयोग का नहीं है, ये बेसिकली एक एनजीओ है, उसका नाम अगेन याद रख लीजिएगा, वर्ल्ड विजन इंडिया, उसने बनाया है। ठीक है, तो वर्ल्ड विजन इंडिया का है, नीति आयोग का नहीं है, खास ध्यान रखिएगा, गलत नहीं करना है एग्जाम में। और ये क्या करता है, ये एक तरीके से इंडेक्स है जो मेजर करता है चिल्ड्रन का ओवरऑल वेलबींग। तो ओवरऑल वेलबींग जो है चिल्ड्रन की, उसको ये मेजर करता है, स्टडी करता है, एनालाइज करता है और डिफरेंट स्टेट्स की रैंकिंग निकालता है। तो इसमें अभी ये पाया गया है कि ऑब्वियसली देखिए केरला नंबर 1 पे है और फॉलोड बाय दैट तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश। तो ये 3 ऐसे स्टेट्स हैं जो पाए गए हैं टॉप 3 लेवल पे कि चाइल्ड वेलबींग इंडेक्स में चिल्ड्रन की वेलबींग को प्रमोट करने के लिए सबसे ज़्यादा जो स्टेप्स लिए गए हैं वो ये 3 स्टेट्स ने लिए हैं। तो ये पॉइंट ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है जी। अच्छा, एक आ जाता है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, ये ज़रूर याद रखना दोस्तों, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जो है ये बेसिकली वाइपो एक तरीके से इसको रिलीज़ करता है, जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है जिनीवा में। और ये क्या करता है कि ये बेसिकली स्टेट्स की रैंकिंग करता है, उनको रैंक करता है कि उनमें क्या इनोवेशंस किए गए हैं और कितने इनोवेशंस के थ्रू गवर्नेंस पे और ओवरऑल बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट रहा है। तो ये एक तरीके की लिस्ट प्रिपेयर करता है। और ये ज़रूर याद रखिएगा कि 2018 में ये पहली बार भारत के लिए रिलीज़ किया गया। तो इसका फर्स्ट एवर जो इंडेक्स था वो 2018 में आया। ठीक है, और 2018 में जो फर्स्ट एवर इंडेक्स था वो रिलीज़ किया गया, तो पहली बार इसकी रिपोर्ट आई गई, तो ये ज़रूर याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अब आ जाता है फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी एनालिसिस इंडिया रिपोर्ट, बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी एनालिसिस रिपोर्ट। ये बेसिकली जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो है वो रिलीज़ करती है। ठीक है, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है वो रिलीज़ करती है, और ये प्रिपेयर की जाती है मिनिस्ट्री के साथ एक संस्था और जुड़ती है जिसका नाम है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। अच्छा, अब ये दो एजेंसीज मिल के, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये लोग क्या करते हैं कि इन्होंने बहुत सारे पैरामीटर्स बनाए हैं। अब वो पैरामीटर्स में हमें जाने की डिटेल में ज़रूरत नहीं है, सोशियोलॉजी ऑप्शनल वाले पढ़ते हैं उनको जब आंसर लिखना होता है। तो पैरामीटर्स के बेसिस पे ये लोग क्या करते हैं, ये हर स्टेट का एनालिसिस करते हैं कि फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के प्रोवाइड करने के लिए उस स्टेट ने क्या क्या स्टेप्स उठाए हैं। उन स्टेप्स के बेसिस पे एक रैंकिंग प्रिपेयर की जाती है। ठीक है, और वो रैंकिंग फिर एक रिपोर्ट में डाल दी जाती है और उसके बेसिस पे स्टेट्स को इनकरेज किया जाता है, एक तरीके से स्टेट्स को कम्पीट करने के लिए इनकरेज किया जाता है कि देखिए दूसरा स्टेट जो आपका कॉम्पिटिटर स्टेट है वो ये काम कर रहा है, तो आप इस काम को क्यों नहीं करते। तो इस तरीके से ये पूरी रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट किया जाता है। अच्छा, एक आरबीआई जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट निकालती है, उसको भूलिएगा मत, उसका नाम है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे। देखिए यूपीएससी कंफ्यूज करने के लिए आपको क्या बोलेगा कि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे इज़ बेसिकली रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। पहली बात तो वो स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, वो आपको और कंफ्यूज करने के लिए क्या बोल देगा, बोलेगा कि भाई जो ये कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे है ये इम्प्लीमेंट करता है ई कॉमर्स के कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन को। क्योंकि देखिए ई कॉमर्स अभी न्यूज़ में चल ही रहा है, अभी वर्कबुक में भी कराया हूँ, उसको एक बार ज़रूर कर लीजिएगा क्लास में जाके। तो ई कॉमर्स वाला पूरा इशू चल रहा है न्यूज़ में, तो वो डेलिबरेटली कोई फालतू सा लिंक बना के बोलेगा कि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे ई कॉमर्स कंपनीज जो हैं वो चेक करने के लिए देखती हैं कि भाई किस तरीके से ई कॉमर्स के ऊपर जो है लोगों का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे। ये याद रखिएगा कि ये सर्वे आरबीआई कराता है, इतना ही आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, अच्छा अब हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, अब एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है जो इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन जो है वो निकालती है, और उस इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन की जो रिपोर्ट है उसका नाम होता है डायबिटीज़ एटलस। ये देखिए आजकल क्योंकि कोविड-19 के कारण डिजीज़ेज़ काफ़ी न्यूज़ में चल रहे हैं, इसलिए इस तरीके का मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ।
तो इसका 9th एडिशन आया था 2019 में, और ये बताया गया कि आज की डेट में सरप्राइजिंग बात है कि सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ चाइना में है, एंड फॉलोड बाय दैट इज़ इन केस ऑफ इंडिया। तो चाइना और इंडिया जो आज की डेट में ग्लोबल पावर बनने जा रहे हैं, उनका हेल्थ वल्नरेबिलिटी इतना ज़्यादा है कि एक तरीके से चाइना वर्ल्ड का डायबिटीज़ कैपिटल बन गया है। फॉलोड बाय दैट हम लोग ही हैं। हम लोग इन चीज़ों में हमेशा काफ़ी ऊपर रहते हैं, प्रगतिशील रहते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है डायबिटीज़ के बारे में। फिर इसी तरीके से जैसे ये डायबिटीज़ एटलस है ना, एक आता है टोबैको एटलस। ठीक है, तो अब आपको टोबैको एटलस सुनते ही जुबान केसरी नहीं करना है, क्योंकि वो गलत काम है। तो टोबैको एटलस जो है, अब आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ये अमेरिकन कैंसर सोसाइटी जो एक बॉडी है, और एक दूसरी बॉडी जो है वाइटल स्ट्रेटजीज करके, ये दोनों निकालते हैं। तो अमेरिकन कैंसर सोसाइटी एंड वाइटल स्ट्रेटजीज क्या करते हैं, ये एक बेसिकली इन्होंने एक ऑनलाइन बुक बना रखी है, और इस ऑनलाइन बुक में ये क्या करते हैं कि एक चार्ट पूरा प्रोवाइड करते हैं, जिसमें ये बताते हैं कि हर कंट्री में टोबैको का एपिडेमिक कितना है। तो देखिए, ये बात हम लोग सब जानते हैं कि टोबैको का कंजम्पशन से कैंसर सोसाइटी में बढ़ता है। तो आप चाहे जुबान केसरी बोलें या कुछ भी बोलें, वो चीज़ सेहत के लिए अच्छी नहीं है। तो एक ऑनलाइन इन्होंने एक पोर्टल बनाया हुआ है। तो इस पोर्टल में क्या होता है कि जब आप जाके इसको देखते हो टोबैको एटलस को, तो हर कंट्री में वो रेड कलर का एक जोन आइडेंटिफाई कर देते हैं कि देखिए इस कंट्री में, इस पर्टिकुलर इलाके में सबसे ज़्यादा टोबैको का एपिडेमिक इस मोमेंट पे फैला हुआ है। और इसमें कई बार क्या होता है कि ये एटलस जो होती है, इसके अगर आप वेबसाइट पे जाओगे तो एक बड़ी सरप्राइजिंग आयरॉनिकल चीज़ देखोगे कि एक रियल टाइम डेटा है वो कैप्चर किया जाता है, जितना ये हॉस्पिटल से इनको मिलता है। तो टू सम एक्सटेंट क्या होता है कि इससे हमारे को टोबैको एपिडेमिक का एक एक्सटेंट पता चल जाता है सोसाइटी में, कि कितना इसका एक्सटेंट है, कितना फैला हुआ है ये। तो ये चीज़ याद रखनी है आपको, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद एक रिपोर्ट आती है आई क्यूब रिपोर्ट। देखिए, ये भी 2019 की रिपोर्ट है। आई क्यूब रिपोर्ट जो है दोस्तों, ये ज़रूर याद रखिएगा, डिजिटल अडॉप्शन के ऊपर है इंडिया में। और ये डिजिटल अडॉप्शन में ये स्टडी करती है कि डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ का यूसेज इंडिया में कितना है। तो अभी आपको मैंने एक रिपोर्ट बताई थी जो डिजिटल पेमेंट्स के रिलेटेड थी। उसी तरीके से आई क्यूब रिपोर्ट जो है, ये भी आपको याद रखनी है कि भाई यहाँ पर क्या है कि डिजिटल अडॉप्शन इंडिया में और डिजिटल यूसेज इंडिया में कितना है, उसको एक स्टडी किया जाता है इस रिपोर्ट के तहत। ठीक है जी। अब आ जाते हैं हम ब्रॉडबैंड रेडीनेस इंडेक्स फॉर स्टेट्स। तो कोविड-19 के कारण ऑनलाइन के ऊपर काफ़ी फोकस रहा है। तो ऑनलाइन के ऊपर काफ़ी फोकस रहने की वजह से क्या हुआ है कि अब ब्रॉडबैंड एक्सेस के ऊपर सवाल आना बनता है। तो ब्रॉडबैंड रेडीनेस इंडेक्स फॉर स्टेट्स एक रिपोर्ट है जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम एंड इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस, ये दो संस्थाएं मिलके जो है बनाती हैं। तो इन्होंने ये इंडेक्स बनाया है, और इस इंडेक्स में इन्होंने क्या किया है कि सारे स्टेट्स एंड यूटीज़ के ब्रॉडबैंड एक्सेस को इन्होंने मैप किया है, और इन्होंने वीक एरियाज आइडेंटिफाई करे हैं, वीक स्पॉट्स हर स्टेट के, कि कौन से स्टेट और यूटी में जो है ब्रॉडबैंड का एक्सेस अभी भी प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है पूरी तरीके से, और कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट का एक तरीके से स्कोप है। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद आ जाता है एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट दोस्तों, जिसको आपको ज़रूर याद रखना है, प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया। तो प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया जो है, ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो सरकार की एक बॉडी है, ये निकालती है। और ये याद रखिएगा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है, एमएचए में। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में नहीं है, और ये स्टेट्स का इसके साथ कोई लेन देन नहीं है एमसीआरबी का, ये एक नेशनल बॉडी है। तो ये प्रेजेंट स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया रिपोर्ट बनाती है। सिमिलरली इसी तरीके से आरबीआई जो है दोस्तों, उसने एक रिपोर्ट और निकाली है जो आपको याद रखनी है, जिसका एक नाम है जो है रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। ठीक है, तो रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया,
ये इसका 2019 वाला एक एडिशन अभी आया था रिपोर्ट का, जो आपको याद रखना है, वो आरबीआई ने निकाला था। सिमिलरली आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि देयर इज़ अनदर रिपोर्ट जिसका नाम है फिस्कल परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इंडेक्स है जो आज की डेट में, क्योंकि कोविड के कारण फिस्कल इन्लार्जमेंट एक पॉलिसी फोकस रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसके बारे में मैं आपको करंट अफेयर की क्लासेस में बता चुका हूँ, उसको जरूर देख लीजिएगा। तो फिस्कल परफॉर्मेंस इंडेक्स एक फैक्चुअल इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है जो आपको याद रखना है। जो बेसिकली ये जो फिस्कल परफॉर्मेंस इंडेक्स है, ये CII जो है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, वो निकालती है, ठीक है। और इसकी जो मेथडोलॉजी है वो CII ने UN ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की मेथडोलॉजी से इंस्पायर होकर बनाई है। तो ये पॉइंट ज़रूर याद रख लीजिएगा। तो फिस्कल परफॉर्मेंस इंडेक्स इज़ नॉट टेकन आउट बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इट इज़ टेकन आउट बाय द CII एंड इज़ बेस्ड ऑन द UN ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मेथडोलॉजी। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का इस इंडेक्स से कोई नाता नहीं है, तो ये भूलिएगा मत। कल को कंफ्यूज करने के लिए वो आपको ये बोल देगा, तो गलत मत करिएगा इस चीज़ को, ठीक है जी। अच्छा, अब जो ये एक और रिपोर्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमें याद रखनी है, वो है बेसिकली R&D स्टैटिस्टिक्स एंड इंडिकेटर्स। ठीक है। अच्छा, अब ये जो रिपोर्ट है R&D स्टैटिस्टिक्स एंड इंडिकेटर्स रिपोर्ट, इसका 2019-20 एडिशन जो है वो आपको याद रखना दोस्तों, वो न्यूज़ में था। और ये बेसिकली क्या है, एक तरीके का सर्वे होता है जो नेशनल लेवल पे कंडक्ट किया जाता है। और ये नेशनल लेवल पे सर्वे कंडक्ट किया जाता है टू एनालाइज बेसिकली कि R&D का पूरा लैंडस्केप इंडिया में क्या है, ठीक है। तो एक तरीके से R&D का जब आप लैंडस्केप को स्टडी करते हैं तो उससे क्या होता है, उससे आपको 2-3 चीज़ें समझ आ जाती हैं। एक चीज़ तो ये समझ आ जाती है कि R&D में आप लोग कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। तो एक्सपेंडिचर से क्या होता है कि एक कंपैरेटिव पिक्चर हमारे को क्लियर आ जाता है कि हमारा R&D पे एक्सपेंडिचर इतना है, चाइना का इतना है, जर्मनी का इतना है, तो हम कंपेयर करके उसको इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है कि R&D इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू इनोवेशन। तो एक ना एक तरीके से क्या होता है कि ये जो रिपोर्ट है ये हमारे लिए एक फाउंडेशन बन जाती है टू स्टडी कि हमारा इनोवेशन में कितना कंट्रीब्यूशन है और कितना कंट्रीब्यूशन करना है। अच्छा, ये चीज़ अब आपको एक याद रखनी है कि ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है, उसके अंदर एक बॉडी है जिसका नाम है नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। ये रिपोर्ट को निकालते हैं, ठीक है ना। तो ये एक सरकारी रिपोर्ट है R&D स्टैटिस्टिक्स एंड इंडिकेटर्स। अब देखिए कन्फ्यूजन क्या होगा कि एग्ज़ाम में उस टाइम पे आपका दिमाग क्लिक नहीं करेगा। R&D स्टैटिस्टिक्स एंड इंडिकेटर्स रिपोर्ट है और वो सामने आपको मैच द फॉलोइंग में दे देगा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो आपके दिमाग में ये स्टैटिस्टिक्स वर्ड और वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन क्लिक करेंगे, आपको लगेगा कि हाँ वो ही है, बट वो चीज़ नहीं है, ठीक है। तो पहली बात तो ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी याद रखेंगे। और टू बी मोर प्रिसाइज, कल को अगर बहुत ज़्यादा UPSC माइन्यूट लेवल पर सवाल पूछ लेगी तो आपको याद रखना है कि नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन करके एक बॉडी है जो बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर है, ये निकालती है इस पूरी रिपोर्ट को, ठीक है जी। तो इसको बिल्कुल मत भूलिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। अच्छा, RBI जो है एक रिपोर्ट और निकालती है दोस्तों जिसका नाम है स्टेट फाइनेंसेस अ स्टडी ऑफ बजट्स। अब देखिए यहाँ पर पहले तो मैं आपको 2 कन्फ्यूजन क्लियर कर दूँ। पहला क्या है कि जब हम ये स्टेट फाइनेंस और स्टेट ऑफ बजट रिपोर्ट का नाम सुनेंगे तो हमारे दिमाग में तुरंत आएगा कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कुछ किया होगा। पहली बात तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं है, RBI इन्वॉल्व है। अच्छा, स्टेट फाइनेंस और स्टडी ऑफ बजट की रिपोर्ट की अगर हम बात करें, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बजट वो सब एकदम क्लिक करता है। दूसरा यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या आएगा, दूसरा कन्फ्यूजन यहाँ पे ये आएगा कि भाई आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये जो रिपोर्ट है एक तरीके से GST काउंसिल निकालता है, या आपको लगेगा एक तरीके से जो ये रिपोर्ट है फाइनेंस कमीशन बनाता है। तो कल को अगर वो स्टेटमेंट दे दे कि भाई स्टेट फाइनेंस और स्टडी ऑफ बजट्स इज प्रिपेयर्ड बाय फाइनेंस कमीशन अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, गलत है, ऐसा कोई नहीं है लॉजिक, ठीक है। दूसरा, मैंने आपको बताया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि ये जो रिपोर्ट है ये RBI निकालती है। और ये जो रिपोर्ट है ये एक एनुअल स्टडी होती है, ठीक है। तो ये एनुअल रिपोर्ट है RBI का, एनुअल स्टडी करता है RBI, इसमें स्टेट लेवल के बजट्स को एनालाइज करता है।
और ये देखता है कि भाई जो स्टेट लेवल के जो बजट्स हैं वो उनका फिजिकल डेफिसिट कितना है, क्या वो फिजिकल डेफिसिट FRBM एक्ट जो है, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, उसके पैरामीटर्स के अंदर है या उसके पैरामीटर्स के बियॉन्ड जा रहा है। तो ये चीज़ ये देखता है। तो इस रिपोर्ट ने क्या करा है कि इसने एक स्टडी किया था, जो 2019 वाला ये रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूँ। इस 2019 वाले रिपोर्ट में इसने ये बताया कि जो डेट टू GDP रेशियो है वो बेसिकली कंट्री का 2015 में था 22%, ठीक है, और 2019 में वो एक तरीके से बढ़कर हो गया 25%। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। तो कई बार क्या होता है, आजकल एक UPSC में आपने देखा होगा ना, प्रीलिम में वो ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, और वो आज की डेट में क्या करता है कि डेलिबरेटली आपको फैक्ट नहीं देगा। मैंने आपको इंडिया एयरबुक की क्लासेस में यहाँ पर अभी ये पवनीत IAS लाइव करके अगर आप जाएंगे अन अकेडमी के ऐप पे, और ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे उसका वर्कबुक देखेंगे इंडिया एयरबुक वाला, तो पूरा एक वर्कबुक दिया हुआ है मैंने इंडिया एयरबुक का। जिस बच्चे ने अभी तक नहीं किया है उसको 2021 वाला इंडिया एयरबुक तुरंत कर लेना चाहिए, क्योंकि 3 से 4 सवाल आता है उसमें, ठीक है, प्रीलिम में। अब क्या है, मैंने उस टाइम पे भी आपको ये बताया था कि ट्रेंड बेसिकली इस तरीके के सवाल आजकल काफ़ी आते हैं एग्जाम में। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जो ये डेट टू GDP रेशियो है वो क्या बोलेगा आपको, वो एक स्टेटमेंट दे देगा कि डेट टू GDP रेशियो इन केस ऑफ इंडिया फॉर द स्टेट्स हैज़ बीन डिक्रीजिंग कंसिस्टेंटली इन द लास्ट 5 ईयर्स। तो वो पहली बात तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि लास्ट 5 ईयर का अगर हम एनालिसिस करें तो वो कंसिस्टेंटली डिक्रीजिंग नहीं है, बल्कि यहाँ से 22 से तो 25% हो रहा है दिख रहा है हमको, तो इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे ट्रेंड बेस्ड इन्फॉर्मेशन है, ये ट्रेंड बेस्ड फैक्ट्स आते हैं ना, इनका खास ध्यान रखिएगा। तो ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया, डेट टू GDP रेशियो। हाँ, और अगर कल को वो पूछ ले कि भाई ये डेट टू GDP रेशियो किसने बताया, तो ये RBI ने बताया। और RBI ने कहाँ बताया, ये रिपोर्ट में, स्टेट फाइनेंस स्टडी ऑफ बजट रिपोर्ट 2019 एडिशन का मैं आपको बता रहा हूँ अभी, क्योंकि ये पुराना करंट अफेयर कवर कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अच्छा, अब जो ये बॉडी है ना हमारे पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट, जिसकी साइंस रिपोर्टर मैगजीन आती है, CSIR जो पढ़ते हैं हम लोग, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ये क्या है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये बेसिकली एक रिपोर्ट बनाती है, जो इंडेक्स होता है एक तरीके का, वो आपको याद रखना। और वो इंडेक्स का नाम है नेचर रैंकिंग इंडेक्स, ठीक है। और ये नेचर रैंकिंग इंडेक्स 2020 वाला अभी उसका एडिशन है, जो आपको याद रखना है। तो ये क्या करते हैं, ये एक डेटाबेस कंपाइल करते हैं और डेटाबेस बनाते हैं एक तरीके का नेचर के ऊपर जो रिसर्च हो रहा है उसके लिए रिलेटेड, ठीक है। और ये बताते हैं कि कौन से इंस्टीट्यूशंस ने कितना रिसर्च किया है। तो ये ज़रूर याद रखिएगा कि नेचर रैंकिंग इंडेक्स CSIR निकालता है, ठीक है। कल को वो आ जाएगा कि नेचर रैंकिंग इंडेक्स इज़ क्रिएटेड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, गलत है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट फोरम करके, गलत है। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, गलत है, ठीक है। तो ये तरीके के जो छोटे छोटे ट्रैप्स होते हैं UPSC के, इसमें आप बचिएगा खास करके। अच्छा, अब अगर हम आगे बात करें तो एक आपको जो याद रखना है वो है नेशनल E-गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट, ठीक है। नेशनल E-गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट 2019 की ये जो रिपोर्ट है, हाँ, इसको बेसिकली कौन निकालता है, इसको निकालता है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, ठीक है। और ये बेसिकली NASSCOM के साथ, जो एक संस्था है, उसके साथ कोलैबोरेशन में निकाली जाती है। और NASSCOM को हम लोगों ने यहाँ पर इस पर्टिकुलर असेसमेंट रिपोर्ट को बनाने के लिए एक नॉलेज पार्टनर का टैग दिया हुआ है, तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, अब इस रिपोर्ट में बेसिकली क्या किया जाता है, ये देखा जाता है कि आज की डेट में कौन से स्टेट्स E-गवर्नेंस में क्या क्या मेजर ले रहे हैं, जिससे कि सिटीजन्स को ऑनलाइन सर्विसेज का एक्सेस मिले। तो ये चीज़ आप समझ रहे हैं कि हर स्टेट को ये लोग स्टडी करते हैं और ये देखते हैं कि कौन सा स्टेट E-गवर्नेंस में क्या मेजर ले रहा है सिटीज़न की ऑनलाइन सर्विसेज, सिटीज़न को ऑनलाइन सर्विसेज देने के लिए। तो 2019 वाला जो ये रिपोर्ट है, इसके तहत बेसिकली केरला नंबर 1 स्टेट है, जिसने मैक्सिमम इनिशिएटिव्स लिए थे उस टाइम पे। तो उसके बेसिस पे इन्होंने बोला कि भाई केरला जो है मैक्सिमम इनिशिएटिव्स लेने के कारण एक तरीके से
इम्पोर्टेंट स्टेट यहाँ पर हमें याद रखना है, ठीक है जी। अच्छा, अब देखिए अगला इम्पोर्टेंट एक मैं आपको बता रहा हूँ। अभी साइक्लोन ताउते आया था, अभी क्लास में डिस्कस किए थे, देख लीजिएगा एक बार वर्कबुक में पूरा उसको एनालिसिस किए थे। अब ये साइक्लोन के रिलेटेड 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी है। सबसे पहला ये है कि भाई यूनिक फ्लड हैजार्ड एटलस एक होता है। अब ये जो यूनिक फ्लड हैजार्ड एटलस है ये क्या करता है, तो ये बेसिकली जो है एक स्टडी करता है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर से डेटा कैप्चर करके, जो कि इसरो में है। उसका डेटा को कैप्चर करके ये बेसिकली स्टडी करता है सैटेलाइट इमेजरी के थ्रू। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि स्टेट्स में हिस्टोरिकली फ्लड इनंडेशन कितना हुआ है। अच्छा, अब जो ये रिपोर्ट है एटलस बना है, ये एटलस अभी उड़ीसा स्टेट ने इसरो के साथ मिलके निकाला है और इसको स्टडी किया इन लोगों ने 2001 से 2018 तक कि पिछले 18 सालों में उड़ीसा में कौन से ऐसे हिस्टोरिकल रीजन्स थे जहाँ पर बेसिकली फ्लड इनंडेशन पाया गया। अब इस बेसिकली एनालिसिस से क्या होगा, इससे ये हो जाएगा कि उड़ीसा आज की डेट में हैज़ार्ड जोनिंग कर पाएगा। तो हैज़ार्ड जोनिंग आप समझ रहे हैं, हैज़ार्ड जोनिंग का मतलब ये होता है कि अब देखिए अगर उड़ीसा को ये चीज़ समझ आ जाएगा कि हिस्टोरिकली फ्लड्स जब आते हैं, चाहे वो साइक्लोन के कारण आए या मानसूनल रेन के कारण आए, उड़ीसा में साइक्लोन का काफ़ी समस्या रहता है ज़्यादा, तो उनको ये समझ आ जाएगा कि ये वाले स्पेसिफिक जोन्स हैं जहाँ पर हमारे को प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं। उड़ीसा ने इनफैक्ट एक ऐसा मात्र स्टेट है हमारे देश में पूरा जिसने सबसे ज़्यादा एडवांसमेंट किया है साइक्लोन को प्रिवेंट करने के लिए और एक तरीके से साइक्लोन का जो डैमेज है उसको मिनिमाइज़ करने के लिए। देखिए साइक्लोन तो एक नेचुरल फिनोमेना है, आप उसको तो रोक नहीं सकते, लेकिन उसके रिलेटेड जो डैमेजेस होंगे आप उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। तो उड़ीसा इज़ वन ऑफ द पाइनियर स्टेट्स इन आवर कंट्री। नवीन पटनायक का लीडरशिप हैज़ बीन एग्जाम्पलरी इन दिस and the damages to human life due to cyclones has been bare minimum today. So Odisha has become a pioneer in that. तो ये आपने याद रखना है। तो इसमें इन्होंने पता है क्या करा है कि ये इन्होंने एक स्टडी किया है बहुत सारी जो मेजर रिवर्स हैं उड़ीसा की, जैसे कि इन्होंने वहाँ पर महानदी के कोर्स को स्टडी किया, ठीक है, फिर इन्होंने ब्राह्मणी के कोर्स को स्टडी किया, उसी तरीके से इन्होंने बैतरनी, फिर इन्होंने स्टडी किया सुब्रनेखा को और ऋषि को लिया को। तो ये सारी इनके जो कोर्सेज हैं इन रिवर्स के, इनको इन लोगों ने पूरा एक तरीके से स्टडी करा और इन्होंने ये देखा कि कहाँ कहाँ पर फ्लैश फ्लड हुआ है, कहाँ कहाँ पर नहीं हुआ है। तो आज की डेट में एक हैज़ार्ड जोनिंग करके एक प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजी इन्होंने डेवलप कर ली है। तो एक बहुत प्रोग्रेसिव स्टेप है। कल को कभी भी आप आंसर लिखते हैं एनवायरनमेंट में, इकोलॉजी में, मेंस में भी इसका प्रयोग ज़रूर कीजिएगा, तो ये आपको वहाँ पर एक अलग ही एज दिलवाएगा। अच्छा, अभी आपको मैंने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया था दोस्तों कि प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया जो है वो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो रिलीज़ करता है, लेकिन आपको याद रखना है कि एक रिपोर्ट उसी तरीके से आती है जिसका नाम है रिपोर्ट ऑफ वुमेन इन प्रिजन, ठीक है। अब ये कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। रिपोर्ट ऑफ वुमेन इन प्रिजन जो है ये रिपोर्ट बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट निकालती है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि प्रिजन स्टैटिस्टिक्स एनसीआरबी निकालता है, रिपोर्ट ऑफ वुमेन इन प्रिजन वो नहीं निकालता है। तो मैच द फॉलोइंग में इस चीज़ का बिल्कुल गलती नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, अब अगर आगे बढ़ें तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो है इसने एक बहुत इम्पोर्टेंट एक तरीके का रेटिंग निकाला है अभी, और उस रेटिंग का नाम है स्टार रेटिंग ऑफ गार्बेज फ्री सिटीज, ठीक है। तो ये रेटिंग मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने निकाला है। अब इस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल में इन्होंने क्या करा है, इस प्रोटोकॉल में बेसिकली इन्होंने एक मैकेनिज़्म बनाया है सिटीज़ को एनालाइज करने के लिए कि कौन सी सिटीज़ वर्क कर रही हैं गार्बेज फ्री बनने के लिए।
तो यहाँ पर क्या है, एक बेसिकली एक पैरामीटर बनाया है हम लोगों ने, जिसके तहत हम लोग ये असेस करते हैं और वेरीफाई करते हैं, और असेसमेंट और वेरिफिकेशन के बेसिस पे स्टेट्स को जो है स्टार रेटिंग मिलती है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो पॉइंट एक याद रखना है, जिसको मेंस में भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो ये है कि ये पूरा जो हम लोगों ने पैरामीटर्स डिज़ाइन किए हैं असेसमेंट और वेरिफिकेशन के, इसमें बेसिकली सिटीज़न ग्रुप्स भी डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आपको याद होगा आज के टाइम में दिल्ली में भी एक बार आज से 2 साल पहले एक कैंपेन चला था कि अगर आपके घर के आसपास कहीं पे कचरा है तो आप उसका ऐप में फ़ोटोग्राफ खींच के भेजिए म्यूनिसिपैलिटी को, तो वो क्या करेगा कि तुरंत वो कचरे को हटाएगा। तो ये पूरा ऑब्जेक्टिव एक इकोसिस्टम बनाने का था कि सिटीजन्स जो हैं वो एक पार्टिसिपेंट्स बने। तो कल को जब आप जीएस मेंस पेपर 2 में आंसर लिख रहे हैं सिटीजन पार्टिसिपेशन का, और साथ में उसको कनेक्ट कर रहे हैं मान लीजिए ज्योग्राफी के इस पोर्शन से जो है गार्बेज फ्री सिटीज़ और इन्वायरमेंट से, तो इस पर्टिकुलर रेटिंग का मेकेनिज़्म का ज़रूर प्रयोग कीजिए। ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, याद रखनी है। अच्छा, नेशनल वेटलैंड एटलस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, इसमें कंफ्यूज नहीं करना। बस जो एक पॉइंट मैं आपको याद करा के दिलवाना चाहता हूँ वो ये है कि ये एटलस बेसिकली जो बनाया है इसरो ने बनाया है, एंड नॉट मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है। तो ये गलती नहीं कीजिएगा, क्योंकि वेटलैंड एटलस है, नाम सुनते ही तुरंत दिमाग में आएगा मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, लेकिन एजेंसी जिसने ये बनाया है वो है इसरो। तो गलत नहीं कीजिएगा। ये छोटे छोटे फैक्ट्स हैं दोस्तों, इसमें बहुत बच्चे गलत कर जाते हैं, और गलती होने के कारण क्या है कि पूरे नंबर खो जाते हैं उनके। तो याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है। अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो है इंडिया ने, उसमें एक अभी उन्होंने इंडेक्स निकाला है, बड़ा इम्पोर्टेंट है वो भी, और वो है लीड्स इंडेक्स। तो लीड्स का बेसिकली मतलब होता है लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। ठीक है। तो लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स इंडेक्स है। तो ये बेसिकली क्या करता है, ये हर स्टेट को एनालाइज करता है, और हर स्टेट को एनालाइज करके ये देखता है कि कौन से स्टेट्स में लॉजिस्टिक्स के जो मूवमेंट है उसमें बॉटल नेक्स हैं। ठीक है। क्या बॉटल नेक्स आ रहे हैं, क्या कस्टम लेवल पे इंटरनल लेवल पे कोई इशू आ रहा है, या कोई ऐसा चेक पोस्ट लेवल पे इशू आ रहा है, मैन पावर का इशू है, टेक्नोलॉजी का इशू है। तो ये बेसिकली पूरा एनालाइज किया जाता है। अच्छा, अब ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, ये लीड्स इंडेक्स का जो रिपोर्ट है ना, ये चीज़ याद रखिएगा कि एक ये प्राइवेट कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ इंडेक्स के लिए बनाती है, जिसका नाम है डेलॉयट। ठीक है। तो डेलॉयट कंपनी क्या करती है, ऑन बिहाफ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इस रिपोर्ट इंडेक्स को बना के स्टेट का पूरा कैप्चर करके लॉजिस्टिक्स में बॉटलनेक्स क्या क्या हैं वो गवर्नमेंट को देती है, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ये डेटा को और ये पूरे इंडेक्स को शेयर करती है स्टेट्स के साथ इम्प्रूवमेंट के लिए। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा नीति आयोग सेंट्रिक मेन जो इम्पोर्टेंट उनकी रिपोर्ट्स हैं ना, वो आपको बता देता हूँ, ताकि आप अच्छे से उनको कर लें। तो सबसे पहला जो इनका एक है वो है कॉम्पोजिट हेल्थ इंडेक्स। ठीक है। मैं आपको नाम याद करा रहा हूँ ये, क्योंकि पुरानी रिपोर्ट्स हैं तो इनका डेटा इतना ज़्यादा अंदर का हमारे को इम्पोर्टेंट याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट ये नाम जरूर याद रखिएगा। फिर एक हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट आती है। ठीक है। सिमिलरली एक आती है प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट। फिर एक आती है प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑन पोषण अभियान। पोषण अभियान स्कीम कराया हुआ हूँ क्लास में इंडिया ईयरबुक के, जिसने नहीं किया है प्लीज़ उसको कर लीजिएगा। इंडिया ईयरबुक का क्लासेस और वर्कबुक अवेलेबल है टेलीग्राम पे, और ये क्लासेस फ्री यहाँ पर अवेलेबल हैं, बार बार बोल रहा हूँ, उसको मिस मत कीजिएगा। कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट, ये लोग निकालते हैं, इसका लेटेस्ट डेटा आप लोग देख लीजिएगा। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स,
इन्होंने एक अभी रिपोर्ट भी निकाली है जिसका नाम है रोड मैप फॉर एक्सेस टू क्लीन कुकिंग एनर्जी इन इंडिया। फिर गुड गवर्नेंस इंडेक्स ये लोग निकालते हैं, आप जानते ही हैं उसके बारे में। नेशन वाइड स्टडी होता है ये कंपैरेटिव लेवल का। तमिलनाडु काफ़ी आगे हमेशा रहा है इसमें, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड ग्रीवेंसेस भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसको लॉन्च करने में, गुड गवर्नेंस इंडेक्स को, नीति आयोग के साथ, तो उसको भूलिएगा मत। सिमिलरली स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, तो ये नाम एटलीस्ट याद रख लीजिएगा, कल को इस तरीके का सवाल भी आ सकता है एग्ज़ाम में कि भाई कौन सी रिपोर्ट्स जो हैं नीति आयोग नहीं बनाती है या बनाती है, तो वो चॉइस वाला सिलेक्ट फ्रॉम बिलो 2 3 4 1 2 एंड 4 उस तरीके के सवाल आते हैं काफ़ी, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं। तो एक अच्छा, अब ये SDG इंडिया इंडेक्स नीति आयोग बनाती है, लेकिन ये चीज़ याद रखिएगा कि जो SDG डैशबोर्ड है ये अलग है, ठीक है। SDG डैशबोर्ड जो है इसको बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन लॉन्च करती है, और ये बेसिकली जो एजेंडा 2030 है उसको अचीव करने का प्रोग्रेस को मेजर करता है, जो UN का एजेंडा 2030 है हमारा। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। SDG इंडिया इंडेक्स नीति आयोग का है, लेकिन SDG डैशबोर्ड जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का है, ठीक है। तो बिल्कुल गलती नहीं करेंगे इसमें। अच्छा, सिमिलरली इस तरीके से अगर हम देखें तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको यहाँ पर और याद रखना है दोस्तों, वो है बेसिकली ये ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट। ठीक है। अच्छा, ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट जो है ये आपको याद रखना है कि बेसिकली क्या है, ये एक ट्रीटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेवल पे, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ वगैरह पे फोकस करती है। अच्छा, इसमें जो आपको याद रखना है वो ये है कि भाई इंडिया एक पार्टनर है इसका, लेकिन मेंबर नहीं है। तो ये फैक्ट ज़रूर याद रखिएगा, कल को इसी को रिवर्स कर देगा वो कि इंडिया इज़ अ मेंबर एंड नॉट अ पार्टनर, और इंडिया इज़ अ मेंबर ओनली। तो इंडिया इज़ बेसिकली नॉट अ मेंबर बट जस्ट अ पार्टिसिपेटिंग पार्टनर एज ऑफ नाउ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको खास याद रखनी है इस स्पेसिफिक एरिया की। तो ये बेसिकली इंपॉर्टेंट जो है डोमेस्टिक इंडेक्सेस थे हमारे यहाँ पर जो न्यूज़ में थे। इसके सिवाय अब एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो इंटरनेशनल इंडेक्सेस हैं और पुराने वाले उनको भी मैं आपको एक तरीके से कवर करवा दूंगा, ठीक है जी। तो इनके नोट्स बना लीजिए बस अच्छे से, और बाकी आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा इसका रिवीजन। थैंक यू।